बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। देखिए जी, सफाई सिर्फ उन लोगों का काम तो नहीं है जिनको हमने इस ड्यूटी पे रखा हुआ है, हमारे हेल्पर्स को। सफाई तो हमें भी करनी चाहिए, है ना। तो क्या पता, जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं, देर सवेर हो जाती है, क्या पता उनको भी हो गई हो। तो मैंने कहा मेरे तो मेहमानों ने आना है, मैं तो अपना सेट साफ़ करूँ, है ना। तो अच्छा जी, ये कल के मेरे मेहमान आए थे, उन्होंने मुझे कार्ड्स दिए, ये मैं हटा देती हूँ। साथ साथ अपने भी घर में आप लोग काम किया कीजिए। कभी कभी होता ये है कि सिर्फ एक पे जिम्मेदारी डाल देते हैं हम लोग, या तो हमारी अम्मियों को हम ऐसे प्रॉब्लम में कर देते हैं, ये बेटा पकड़िए, और कभी हम अपनी किसी बड़ी बहन को ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि बस उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, या फिर हम जब बहू लेकर आते हैं उसकी ज़िंदगी में ये मुसल्लत कर देते हैं कि बेटा तुम आई हो, अभी तो नए नए दिन है, थोड़ा सा हाथ जम जाए तुम्हारा, मैं अपने घर के सूल बता दूं, उसके बाद फिर तुमने ये घर तो तुमने ही संभालना है। वो चाबियां देने का जो मकसद है, वो चाबियां तो दी नहीं जाती, मगर घर की सारी जिम्मेदारी, झाड़ू पोछा सफाई, घर का खाना, बच्चों को पालना, बच्चों को देखना, मियाँ को देखना, फिर सास ससुर को देखना, फिर उस बेचारी ने अगर उसके महके में अम्मी अब्बू अगर ज़ईफ़ हैं और वो उनको भी देखना चाहती है, तो वो जिम्मेदारियाँ भी उसके साथ। तो औरत किसी ना किसी तरीके से ज़िम्मेदारी का पुतला है, और मैं सलाम करती हूँ सारी औरतों को जो काम करती हैं, मेहनत करती हैं, चाहे घर में रह के करती हैं, मगर कुछ करती तो हैं। सारा दिन उनका दिमाग चलता रहता है। अच्छा, साथ साथ ज़बान भी बड़ी चलती है मेरी तरह, मैं भी बहुत बोलती हूँ, आप लोग भी घर में कोई ना कोई बहुत बोलता है। जो नहीं बोलता ना, वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और मेरी आज की औरत जो है, बहनें जो है, उन्होंने डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। डिप्रेशन से दूर जाने के लिए आप जो है कोई म्यूज़िक सुन सकती हैं सुबह सुबह जब सफाई कर रही हों, ठीक है, तो म्यूज़िक का सहारा ले लिया करें, थोड़ा सा गुनगुना लिया करें, अपना मूड चेंज किया करें, क्योंकि शेर व शायरी भी ना बड़ा आपको लाइव मूड में रखती है। तो इसी तरह आज मेरे पास एक बहुत अच्छी सी बच्ची है, और उसको मैंने यहाँ पर दावत दी है। मेरे पास है फ़ायज़ा किरण है, यंग बच्ची हैं, और आइए जी आपको दावत देते हैं हमारे सेट पे। रबाब बजाती हैं। वालेकुम अस्सलाम। मिल लो गले भाई, ठीक हो? अच्छा बैठो। थैंक यू। जितनी तुम दुबली पतली और बाप भी वैसी तुम्हारी तरह दुबला पतला तुम्हारे जैसे ही है। अच्छा फ़ायज़ा, ऊंचा ऊंचा बोल रहे ताकि मुझे आवाज़ आए। हैं कितने साल की हो? छोटी सी लग रही हो, उम्र नहीं बता रही, जरूरी नहीं है, मगर वैसी छोटी हो ना। ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट कर लिया? जी जी, देखने में तो बहुत छोटी लगती है। स्कूल कॉलेज की बस है? हाँ, बस उधर के हम लोग थोड़े से एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से शायद छोटे दिखते हो। एक्सरसाइज करती हो? लाइक वहाँ पे वैसे माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, तो इस वजह से बस चलना ही पड़ता है। हुंजा की पहाड़ियों में? हाँ, पहाड़ों पे कभी हम लोगों ने कोई हाइकिंग कर ली, वैसे भी हम लोग ना ऊपर पहाड़ों पे ही होती हैं। कभी आपने बकरियों को लेकर जाना है तो फ्रेंड्स के साथ चलिए, और ये इस तरह चीज़ें हमारी बहुत। मुझे बुलाओगी हुंजा? ज़रूर आए, वेलकम। हम तो बहुत वेलकमिंग है, और गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। अच्छे होटल्स हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। ये शर्म करो, बोलो कि मेरे घर में आप आके ठहरे, आपको क्या जरूरत है? मैं अपनी बेटी के साथ आना है, तुम मुझे यूँ दावत दो ना। बुलाने का मकसद ये होता है कि तुम मुझे बोलो कि हमारा घर मौजूद है, हमारे घर में ठहर जाइएगा। मैं बुला रही होती हूँ सबको कि आप आ जाए। तो मुझे क्यों होटल बता रही हो? नहीं, आपने खुद पूछा इसलिए। तो कब से कर रही हो ये? ये बचपन से बस देख देख के ना वहाँ पे, ये हमारे ट्रेडिशन में तो नहीं है खैर, लेकिन बजाते हैं वहाँ। हाँ, तो देख देख के ना मुझे बहुत शौक था। तो वो जो हुंजा में ऊपर बलते थे ना, वहाँ पे तो म्यूजियम में इस तरह के रबाब वगैरह भी रखे हुए हैं। जो बादशाह था उसके कोट रखे हुए हैं। हाँ, बहुत है। कुछ थोड़ी सी स्टोरी बताओ, फिर ये बजवाऊंगी। बलते दिन की थोड़ी सी स्टोरी बताना। बल्तीत की ये तो बहुत पुराने हमारे हैं, अल्तीत फोर्ट और बल्तीत फोर्ट, जो ये बल्तिस्तान जो साइड है, स्कर्दू साइड, वहाँ से उन्होंने इन्फ्लुएंस होके वहाँ की जो आर्किटेक्चर वगैरह है। लेकिन ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट्स अफ़गानिस्तान से पेशावर से पता नहीं कैसे हमारे वहाँ कल्चर का हिस्सा बन गया। तो फिर हुंजा में कौन से गाँव से हो तुम? मैं रहीमाबाद से हूँ। रहीमाबाद से? तुम्हें पता है वहाँ पे तो मार्केट भी है ना, बाजार भी जो है? जी, वही? जी। अच्छा जी, जी। तो पता है, जब मैं पहली मर्तबा गई ना वहाँ पर, तो मैंने छोटे से बच्चे से ना ऐसे ही पूछा कि बेटा बल्ततन किधर है? वो ऐसे सेब लेके जा रहा था टोकरी में। मुझे कहता है जस्ट कीप गोइंग स्ट्रेट एंड देन जस्ट टेक राइट and then again straight and then keep going. There you can see Baltatan. I was like,
ये लिटरेसी रेट है। हाँ। इतने छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ी बुजुर्ग, उनकी इंग्लिश सुनने वाली, उनका एक्सेंट ऐसा है जैसे गोरे बोल रहे होते हैं। हाँ, बस वहाँ पे बचपन से ना मैं सबको बोलती हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे ना ऐसे रोड्स पे वगैरह पे होते हो, लेकिन हम लोग जब 3-4 साल के हो जाते हैं तो हमारे माइंड में ये होता ही नहीं कि हम लोग कुछ और करें या बस ऐसे ही बैठे, तो हमने स्कूल जाना ही जाना है। इतनी अच्छी, इतना अच्छा लिटरेसी रेट, प्राउड तो फील करती होंगी। हाँ, अब यहाँ आके मुझे फील होता है कि हाँ, हाँ, मैं तो अच्छी हम लोग जगह बहुत से पढ़े लिखे हैं, हाँ। है ना। अच्छा चले, क्या सुनाएंगी आप इसमें? मैं पहले ट्यून कर लूँ या ऐसे हमें दिखाएं भी, सिखाएं भी ट्यून कैसे करते हैं। अच्छा, ये आपके मैं सर पे ही हूँ, मैं सब कुछ देखूंगी। अच्छा, मैं 1 मिनट, हाँ ये हो गया। तो ये बेसिकली है रबाब, ठीक है। और हमारे वहाँ पे आप देखोगे छरदा नाम का भी एक हमारा देसी होता है, उसको छरदा बोलते हैं। इसको छरदा। हम लोग रुबाब, रुबाब या ये वही है इसके ना जिसमें वो गाना भी था, जानो सुन जरा, वही है बाबर अली का, शायद बजाते रेशम का, है ना, होंगे। जीवा फिल्म का गाना था। रबाब पे ऐसे बजता है। मैं तो आपको सुनाती हूँ अभी निकाल हाँ, के, शायद अभी सुनाती देखते हैं। तो फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दूँ? नहीं, हाँ। सीखना है तो। अच्छा, ये रबाब है, इसके ये होते मेन स्ट्रिंग्स, सिर्फ इनको ही बजाते हैं हम लोग। ये होते इको स्ट्रिंग्स, हम लोग इनके साथ इनको ट्यून करते हैं। जैसे हमारे पास 7 सुरें हैं, ठीक है, सारे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। फिर ये 8वां सुर, सा से सा तक 8 सुर बन जाते हैं, तो वो हम यही बजाते हैं। और अच्छा। इसके अपने ठाट होते हैं, 10 ठाट हैं। ठाट क्या होता है? जैसे मेरे तो कोई ठाट का ही जैसे नहीं है। फॉर्मूलाज आप लोग कह सकते हो। अच्छा। फॉर्मूलाज जैसे अगर आप यहाँ से ओपन स्ट्रिंग लेते हो, यहाँ पे पंच करते हैं और इसको स्ट्राइक, ये पिक होता है, इसे हम लोग स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हम आप लोग ट्यूनिंग कर रही हैं? ट्यून तो नहीं करूंगी अभी, अब बजा रही हैं। इस पे बहुत टाइम लगता है। इसके साथ इनको टाइम ट्यून करने में ना, पहले इनको ट्यून करते हैं हम लोग, हाँ। फिर उसके बाद ये ट्यून करते हैं इन्हीं के बेसिस पे कि अब गिटार जो बजाते हैं उनको पता होगा कि डी शार्प, ये भी एफ कुछ शार्प। घुमाने वाला ही है ना? हाँ, इनको पेग्स बोलते हैं। अच्छा, फिर मैं, अच्छा पेग्स, ये इको स्ट्रिंग्स कहलाते अच्छा। हैं। इको स्ट्रिंग्स हो गई, इनके साथ हम इनको ट्यून करते हैं तो इनकी आवाज, रुबाब की आवाज बहुत अच्छी आती है। फिलहाल ये ट्यून नहीं है, सुनाए ना फिर हमें कुछ, क्या सुनना पसंद करेंगी? कुछ भी वेस्टर्न टाइप थोड़ा है। वेस्टर्न सुना दे। ओके, लास्ट ऑफ मोहिकन्स है, ये आपने सुना होगा या देखती हूँ। पश्तू, उर्दू और ज़्यादातर मैं लोकल बजाती पश्तो हूँ। सुना दें, ये अभी वेस्टर्न का ये महकन भी सुनाए, ये बारी बारी छोटे छोटे हमें सब सुना दें। श्योर, ठीक है, चले स्टार्ट करें। ये था लास्ट ऑफ मोहिकन्स, जो वेस्टर्न एक ट्यून है। हाँ, ये वो वाला। तो अगर हमारे पास बीट होता ना, परकशन का, वो बहुत अच्छा जाने वो वाला भी था। आपको आता है? वो भी तो रबाब पे था मेरे ख्याल से, सदा हूँ अपने प्यार की। मैं ज्यादा मैं एक ब्रेक लेती हूँ, मैं इनको कुछ गाने याद कराती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए, हो सकता है मैं गाऊँ और ये बजाए। एक अच्छी कॉम्बिनेशन हो जाएगी जैमिंग की। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है फ़ायज़ा, और फ़ायज़ा जो है बजा रही है रबाब। आई एम श्योर देखने वाले बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। जो लड़कियां कुछ इस तरह से करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो आप भी फ़ायज़ा की तरह बन सकते हैं। और फ़ायज़ा देखें अभी हमें सुनाने लगी है पुराना गाना जो हमारी अम्मियाँ बहुत हमें सुनाती थी। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, पहली कदम, पहली क्या, प्यार की दुनिया में रखा है बलम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। चले जी, हो जाए। लाइक इट। अच्छा, कितना पीसफुल है, रबाब की बीट के साथ कुछ भी करना नहीं। हाँ, बहुत लाइक एक ना मेडिटेशन के तौर पे हम लोग ये लेते हैं। हाँ, पहाड़ के ऊपर चढ़ो इंस्ट्रूमेंट लेके, और इतनी अच्छी हवा चल रही है, पूरा मतलब ना हमारे जितने भी गांव है हमारे नीचे होते हैं, हम बचा रहे होते हैं जोर से, जितना कोई जज करने वाला नहीं होता। तो एक वो भी हो जाए, कहानी सुनो। आजकल तो बहुत ही वायरल है, पसंद है लोगों को। कितना टाइम लगा आपको ये सीखने में?
डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आपका आएगा। लाइक लोगों को अब जब सुनते हैं ना, वो तो जज करते रहते हैं कि शायद इसको कम आता है या ज़्यादा आता है। जो हाथ में लेता है उसको फील होता है कि ये कितना मुश्किल है। तो शुरू में ना जो गिटार बजाते हैं उनको पता होगा कि ये यहाँ पे ना कट लग जाता है, हाँ ये छाले पड़ जाते हैं। आप अगर काफ़ी टाइम से नहीं बजाते या लगातार बजाते रहते हो तो समटाइम्स ना हम लोग बहुत ज़्यादा जोश में कोई बैठ के हम लोग फन कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को गर्मी में ना फील भी नहीं होता कि इसमें यह कट लग जाता है, खून निकलता रहता है। और हम नेशनल लेवल पे प्ले करना चाहती हैं? अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो, क्योंकि हमारे वैसे तो ये कल्चर का हिस्सा है, सारी चीज़ें हमारे मुल्क में, हमारे सूबों में ऐसे इससे देखें ना म्यूज़िक बजाए जाते हैं, मगर ये सारी चीज़ें गोरे बहुत पसंद करते हैं, मैंने देखा। हाँ, तो क्या इस तरह की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप परफॉर्म करें और तो आप इस तरह से बजाने के लिए जाएंगी? हाँ, म्यूजिशियंस के साथ। हमारे वहाँ से वैसे गिलगित, शायद यहाँ पे आप लोग पहली बार देख रहे हो किसी लड़की को बजाते हुए, हमारे वहाँ बहुत कॉमन है। लीफ लार्सन म्यूजिक स्कूल हमारे अल्तीत में पूरा स्कूल है। काफ़ी लड़कियाँ बजाती हैं रबाब। अगर म्यूज़िक बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वो वेस्टर्न जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजाती होंगी, लेकिन ये जो हमारी जो देसी टाइप के जो होते हैं ना, ये बहुत कम होते हैं। डोल बजाने वाली लड़की आपको नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेंगे। एक आपकी जो है ना वो जो गिलगित से एक सिंगर भी है, मुझे नाम भूल गया, नताशा बेग। जी जी, उनको मैंने लाइव भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच में जब वो परफॉर्मेंस करती है, उनका एक पार्ट आता है जब वो बाल ऐसे ऐसे घुमाती हैं, मैं कहती हूँ बड़ी एनर्जी है यार गिलगित की लड़कियों में, और अपना एक यूनिक स्टाइल बना के परफॉर्म कर रही हैं और ऑडियंस को कितना ग्रैब किया और कितना अच्छा। वो गिलगित का कोई कलाम भी स्पेशली उसके अंदर जब वो परफॉर्म करती हैं, कॉन्सर्ट्स जब कर रही होती हैं, तो गिलगित का एक कलाम भी पढ़ती हैं बड़ी अच्छी तरीके से। तो अब गिलगित की जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, ये टैलेंट आगे उभर के आ रहा है। मतलब नताशा के बाद अब आपके बाद यहाँ लाहौर कराची में लड़कियाँ करती हैं ढोल वाली बहुत सारी लड़कियाँ। अभी थोड़े दिन पहले भी हमारे पास एक लड़की आई हुई थी, क्या नाम था बच्ची का, जो अरिश्मा हमारे पास आई थी ढोल वाली, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बड़ा उनका पसंद करते हैं लोग ढोल। हाँ, और बड़े हैवी हाथ से बजाती हैं, हैवी से तगड़ी सी प्यारी सी खूबसूरत सी। हाँ, वो बहुत अच्छा बजाती है। तो अब लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं इस फील्ड में। अगर गिलगित से अब लड़कियां आ रही हैं, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है, क्योंकि पहाड़ों की शहजादियाँ जो है ना, अब वो ज़रा नीचे मैदान में भी अपना हुनर दिखाने के लिए आ रही है। अच्छा लग रहा है ना? सही है। हाँ, बस यही, मेरी छोटी बहन वो म्यूजिशियन बनना चाहती है। अच्छा। तो वो सारे बजा लेती है ऑलमोस्ट। ये है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स उसको कोई भी दे दो, गिटार दो, वायलिन दो, रबाब दो, झरदा। अच्छा फायजा, एक बड़ा यूनिक सा सवाल है, मुझे लगता है पूछना चाहिए। मुझे लगता है बकरियां इस रबाब की आवाज़ सुनती हैं पहाड़ों पे। मैं जब जब गई हूँ ना पहाड़ों पे, तो जिसको मैंने देखा, कोई बुजुर्ग बाबा का भी बजा रहा होता है, कोई लड़का बजा रहा होता है, और उसके इर्द गिर्द इतनी बकरियां होती हैं, और वो जिस तरफ जा रहा होता है बकरियां इसकी आवाज़ सुन के उस तरफ जा रही। क्या इसमें कोई सच्चाई है, कोई है लॉजिक जिस पे अगर ये बजे तो बकरियां इसकी जो है ना सुर के पीछे पीछे निकलती हैं? अब इसमें ऐसा क्या है? अब उसका इतना मुझे नहीं पता, बस ये है कि जो बकरियां लेके जाते हैं ना, उनका कोई टाइम होता है उनके पास कुछ और करने, तो वो गाने ही लगते हैं। तो गाते गाते ना अब उन जो बकरियां हैं उनकी उस आवाज़ के साथ फैमिलियर हो जाती हैं, तो वो बस उसके पास पीछे ये कि ये हमारे मालिक है। थैंक यू सो मच फायजा, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत अच्छी हैं आप, और जहाँ से आप आई हैं उस शहर के लिए, उस हमारी जगह के लिए बहुत प्यार। ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होगी। और आज कितनी अच्छी मेहमान से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। आप भी बजाइए रुबाब, लीजिए, इट्स पीसफुल। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर, जिस तरह से कुछ भी कोई कमेंट कर देता है, कोई गलत बात कर देता है, जिसकी जो मर्ज़ी आए, किसी के बारे में कोई ऐसी खबर दे देता है जो सही नहीं होती और लोग उसको सच समझ के बैठ जाते हैं। मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है, और उससे भी पहले की बात है, कई बार जो है अताउल्लाह ईसा खेलवी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ऐसे ऐसे जो है ना हेडलाइंस लगा देते हैं, उनका इंतकाल हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं। क्यों? वो ज़िंदा हैं, सलामत हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। इस तरह के जो स्टेटस, इस तरह की जो न्यूज़ और इस तरह की ख़बरें फैला देना, कोई भी सोशल मीडिया पे लिख देता है, किसी को भी मार देते हैं, किसी की भी शादी करा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये कुछ ऑथेंटिकेशन के बगैर जो चीज़ें करते हैं, ये क्या सही है?
ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत गलत है। इन सब चीज़ों के ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है? बहुत से ममालिक हैं जो इन चीज़ों के ऊपर काबू पा चुके हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया के इस तरह के जो एक्शंस नहीं है कि कोई किसी के बारे में अगेंस्ट गलत लिखे, कोई किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करे, कोई किसी का पर्सनल जाकर उसको सोशल मीडिया पे हिट करे, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। बहुत से ममालिक हैं, जैसे एक चाइना की मैं मिसाल दूंगी। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क है जहाँ पर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसलिए आज हमने इन पे बात करने के लिए मधु किया है। उसामा खिलजी साहब हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी उसामा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? थैंक यू जी। जी बिल्कुल जी उसामा साहब, क्या कहेंगे? आज हम सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको बात तो समझ आ गई होगी कि जिस तरीके से हम इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, किसी को भी मार दिया जाता है, किसी की भी शादी कराई जाती है, फिर किसी की प्राइवेसी को बहुत डिस्टर्ब किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। बिल्कुल मसाइल तो होते हैं और मेरे ख्याल से ये पुराने मसाइल हैं, कोई नई मसाइल नहीं है। सोशल मीडिया से पहले भी अफवाहें फैलती थी और उनकी तरदीद की जाती थी, लेकिन मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की खूबसूरती ये है कि उस पर आप एकदम से फौरन खबर की तरदीद कर सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं गलत खबर को। आपको कमेंट का, रिप्लाई का अपॉर्चुनिटी मिलती है और हर किसी के पास एक प्लेटफॉर्म आ गया कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। तो मैं तो सोशल मीडिया को इस नज़र से देखता हूँ कि उसने जमहूरियत को ज़्यादा फ़रोग़ दी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन तक पहले मालूमात की रसाई नहीं होती थी या जिनकी आवाज़ जो है उठने में मुश्किलात आती थी, हर कोई टीवी अखबार पे जो है नहीं आ सकता, लेकिन अभी सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। लेकिन बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, जब ऐसा होगा तो फिर लोग उसका जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उसमें फिर आपके सोशल मीडिया पे अकाउंटेबिलिटी के मेजर्स आ जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि आप खबरों को ठीक और दुरुस्त भी कर सकते हैं एकदम से। अच्छा उसामा साहब, मुझे बताएं खबर पाकिस्तान में सोशल मीडिया को ज़ाब्ते में लाना ज़रूरी क्यों है? जी मेरे ख्याल से तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया को राब्ते में लाने की, क्योंकि माजी में हमने देखा है रियासत की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है कोशिशें हुई हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की। इसमें दो चीज़ें हैं। नहीं मगर मुझे समझ नहीं आया, कानून के अंदर लाना क्यों नहीं ज़रूरी? आप कह रहे हैं एक तरफ जो है कानून के अंदर लाना ज़रूरी, देखें दो चीज़ें हैं। पहले तो एक बात यह है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कवानीन मौजूद है हमारे पास सोशल मीडिया से रिलेटेड, पीका का कानून हो गया और कानून हो गया। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इसकी इतनी ज़रूरत है या नहीं। तो पहले अगर हम देखें तो ओवर रेगुलेशन की तरफ हम ऑलरेडी जा रहे हैं, इतने ज़्यादा कवानीन है लेकिन ना तो उनका सही तरह जो है इस्तेमाल होता है, उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रियासत की तरफ से, या हुकूमत में जो होता है वो उनको खामोश करने की कोशिश करते हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जो जमहूरियत का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पहलू है कि लोग जो है क्रिटिसिज्म कर सकते हैं हुकूमत के अहदेदारों पे और दीगर जो है शख्सियात के जो पब्लिक होते हैं। और फिर दूसरी जानिब हमारे ये सवाल उठता है कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं, और क्या ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। और उसमें हम ये देखते हैं कि देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लोगों की जब आवाज़ उठेगी उससे माशरे में बेहतरी आती है। अगर कोई सवाल अच्छा हमारा अभी उसामा साहब, जो मौजूदा कानून है क्या उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को मुतासर किया है? बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। आपने अगर देखा हो पीका के कानून के तहत सहाफ़ियों को अरेस्ट किया गया है, उन पे पर्चे काटे गए हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने सवालात उठाए हैं उन पे जो इक़्तिदार में है। और मेरे ख्याल से इस किस्म का जो एक सिस्टम है वो उसको आगे ज़्यादा मजबूत करने की जो कोशिश की जा रही है वो हमारी जमहूरियत और आइन के खिलाफ जाती है। और अगर आप देखें माजी में ऐसे जो इक़दामात हैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया गया है और कोर्ट ने जो है ये फैसले दिए हैं कि आप आइन की खिलाफ वर्जी ना करें, हुकूक की खिलाफ वर्जी ना करें ऐसे कवानीन के तहत। मिसाल के तौर पे अच्छा, अब मैं ये मिसाल आपकी जो है ना ब्रेक के बाद सुनूंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात सोशल मीडिया, आप मेरे साथ होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा और अभी हम बात कर रहे हैं उसामा साहब से, उसामा खिलजी साहब से, जो कि बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आप बता रहे थे मुझे सोशल मीडिया के बारे में और कवानीन के बारे में। मैं एक सवाल थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि ये जो सोशल मीडिया है, ठीक है, इसके प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो ये गलत स्पीचेस होती हैं और इसकी मालूमात फैलाने में जो मसाइल होते हैं, इसमें कानून का जो ज़ाब्तों के ज़रिए कोई अगर ऐसा कोई हल है तो वो प्लीज़ हमें ज़रा बता दीजिए कि इस पर हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या सल्यूशन है? जी बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप देखते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर ही रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म्स हैं, तो उसमें कवानीन जो है वो तो बाद में आते हैं। लेकिन पहले आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और आप अपने कंटेंट हो, कोई कमेंट हो, कोई पोस्ट हो, अंदर ही उसके रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म होते हैं जिसमें जो एनफोर्समेंट है वो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज़ ने कई 10-15 सालों से ये सिस्टम्स बनाए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल आप फॉल्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर सकते हैं, हेट स्पीच को रिपोर्ट कर सकते हैं और दीगर हरासमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। और फिर अगर कोई क्रिमिनल नौयत का जो है आपके पास कंटेंट आता है तो फिर आप उसको जो है कोर्ट में ले जा सकते हैं या केस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा था FIA का साइबर क्राइम विंग था, अभी मेरे ख्याल से हुकूमत एक नई साइबर क्राइम के साथ डील करने की एजेंसी बना रही है। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से जो मसला हमें मेन ये आता है कि हुकूमत तरजीह नहीं देता इस तरह के केसेस पे जिसपे सिटीजन्स पे हार्म ज्यादा हो रहा हो। तो मिसाल के तौर पे खवातीन को जो हरासा किया जा रहा होता है या दीगर बच्चों के मामलात होते हैं, उसमें जो है हम नहीं देखते एजेंसीज जो है ज्यादा एक्शन लेती हैं, लेकिन वो इस किस्म के केसेस में ज्यादा एक्शन लेती हैं जो सियासी नौयत के होते हैं। तो अगर कोई सियासी मुखालिफिन ज्यादा आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन बहुत जल्दी अच्छा, हमारा लिया जाता है। मीडिया तो भी मेरे तो ख्याल से अब देखें ना उसामा साहब, हमारा मीडिया भी तो सही रोल प्ले नहीं कर रहा। अभी थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ था एक बच्ची के साथ, उसके करीबी रिश्तेदार ने उसके साथ ज़्यादती कर ली थी। वो बच्ची मेरे ख्याल से 8 साल की थी या 10 साल की थी, बस इसी उम्र की होगी। और उसके बाद सोशल मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, फिर उसकी जो है वो तस्वीरें, उसकी वीडियोस, जो उसकी स्पेशली हालत जो उसकी हस्पताल की थी वहाँ जाके उसकी रिकॉर्ड की गई, उसके यूट्यूब के पूरे पूरे व्लॉग्स बनाए गए और उसकी इस तरह से ख़बरें जो फैलाई गई। मुझे अफसोस ये हो रहा था, इतने गंदे गंदे थंबनेल बनाए हुए थे उस बच्ची के लिए, ठीक है, कि वो जो ज़्यादती को लेके, रेप को लेके, अब वो जो उसकी शक्ल है वो उसको ब्लर भी तो कर सकते थे। इतनी सी बच्ची, हालत उसकी इतनी तकलीफ की, और उसकी पूरी सिचुएशन को उठा के जो है ना उन्होंने पूरे मीडिया पे उसकी शक्ल दिखा दी। कल को वो बच्ची माशरे को फेस नहीं करेगी, उसने तालीम हासिल नहीं करनी, उसने काम नहीं करना, उसने शादी नहीं करनी, उसने किसी के घर नहीं जाना। जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल ये जिम्मेदारी मीडिया हाउसेस पे आयद है और मेरे ख्याल से कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना एक है ना, ऐसी तो बहुत सारी वीडियोस इसी तरह जा रही हैं। फिर बिल्कुल वीडियो जा रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अवेयरनेस ज्यादा फैलाएं ना। आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस पे नहीं चलाते हैं, आप ना तो लोगों को जो है डिजिटल लिटरेसी दे रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कि सोशल मीडिया पे आप किस तरह जो है एक्ट करना है, लेकिन आप कवानीन ऊपर से ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक लोगों को मालूम नहीं होगा कि क्या कानून है, क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, तब तक लोग जो है सही तरह नहीं एक्ट करेंगे। अच्छा, तो मीडिया तो है ही गलत, मैं कह रही हूँ मीडिया तो है ही गलत, मगर मीडिया के साथ साथ हम जैसे जो लोग हैं ना, हम भी ये करते हैं, आम बंदा या कोई बंदी, ठीक है, और मीडिया से रिलेटेड भी, शोबिज़ से रिलेटेड भी लोग उठा के, तो मीडिया पे ही बैठे हैं ना, तो हम तो चलो हाँ मीडिया बैठे हैं, तो आप ही की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी में आम लोगों की बात बता रही हूँ कि जो आम लोग हैं, कुछ सेलिब्रिटीज भी, वो उठा के इसी तरह इन बच्चियों की तस्वीरें जो है ना वो स्टेटस पे लगाते हैं और लिख देते हैं वेरी सैड फॉर दिस। तो भाई बच्ची की तस्वीर तो ब्लर कर दो, यही औरतें यही मर्द लगा रहे हैं। आप अपना प्लेटफॉर्म यूज करें, अवेयरनेस रेज करें, जिस तरह आप ये शो कर रही है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस पे अवेयरनेस ज्यादा लाएं ताकि लोगों को मालूम हो। देखिए ये मसाइल बहुत, मगर मैं अकेले कितना कुछ कर लूंगी, ये पूरा माशरा ये सब चीजों को इस प्लेटफॉर्म में आएंगे ना तो कुछ माशरा ठीक होगा। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा हैं। वेलकम बैक। और अभी हम उसामा खिलजी साहब से बात कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं, और साथ में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर ही। उसामा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ सोशल मीडिया के नए कवानीन पर काम कर रही है, इसमें ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम का जो बिल है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाने पर भी गौर हो रहा है। तो आप क्या बताएंगे मुझे इस बारे में कि इसके कंट्रोल किस हद तक फिर पॉसिबल होगा
और ये जो बिल है, ये कौन कौन से नए बिल पास किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये नए कवानीन लाए जा रहे हैं, बल्कि जो पुराने कवानीन हैं मेरी नज़र में उनको बदतर किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है हुकूमत सोशल मीडिया पे। और मेरी नज़र में सोशल मीडिया वाहिद एक जगह है पाकिस्तान में जहां लोग अभी तक कुछ खुल के तनकीद कर सकते हैं, जो उनका जमहूरी हक है। तो जमहूरी हकूक को हमने देखा है दीगर सेटिंग्स में जो है काफ़ी अंडरमाइन किया गया है। तो इन कवानीन के तहत वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज पे ज़्यादा दबाव डाला जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट सेंसर करें ऑनलाइन, और जो हुकूमत जिस किस्म के नैरेटिव्स चाह रही है वही जो है ऑनलाइन चले। और फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, FIA साइबर क्राइम विंग से इख्तियारात लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उसको बेहतर करना चाहिए था। जो 8 सालों से वो साइबर क्राइम विंग चल रहा है FIA को, बजाय ये कि उसको बेहतर किया जाए, अब एक नई एजेंसी बनाना क्यों जो है जरूरी समझे, ये जो है समझ में नहीं आ रही कि क्यों हुकूमत ने एकदम से अभी इक्तदार में आके ये कर लिया है। बहरहाल इसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि साइबर क्राइम को जो है जितने भी उसके मामलात होंगे वो इस एजेंसी इसके साथ डील करेगी। तो अच्छा, ये जो दो ट्विटर नए था, कवानीन ये हैं। जो ट्विटर था, ये जिसको एक्स के नाम से तब्दील कर दिया था, ये भी बंद कर दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, ये 17 फरवरी को बंद किया गया इलेक्शन के बाद। जो नैरेटिव चल रहे थे सोशल मीडिया पे, मेरे ख्याल से रिगिंग की जो है सबूत भी आ रहे थे ऑनलाइन, तो एकदम से हमने देखा ट्विटर या एक्स को बंद किया गया, जबकि मोनेटाइज भी और हो गया था। अभी तक बिल्कुल। और देखिए इस पे जो है पाकिस्तान की मईशत पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप इस पे बिजनेस हो रहा है, लोग कमा रहे हैं, और दूसरी जानिब आप जब एकदम से प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं, आप इंटरनेशनली क्या मैसेज भेज रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कोई भी वेबसाइट बंद हो जाएगी तो आपका जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन हो जाएगा, और पाकिस्तान के साथ लोग बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। यही तो आप क्योंकि देखें ना, कहेंगे, कोई भी सिचुएशन अगर किसी इस तरह से ज़्यादा कोई लोग मीडिया में आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं, तो फिर बात की यहाँ पर भी हो सकता है कि आ जाए कि बोले कि जी यूट्यूब जो है वो बंद कर दिया जाए। तो क्या ये सोल्यूशन है? यूट्यूब पहले भी बंद हो चुका था, अब ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है उसामा साहब। देखें उधर से कितने कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, हमारी जो करेंसी है, इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, उसमें इजाफा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ये अगर बंद कर देंगे तो वो भी रह जाएगी, फिर क्या कहेंगे इस बारे में? जी मेरे ख्याल से कानून में ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि आप पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर दे। देखिए ये तो कलेक्टिव पनिशमेंट हो गई। अगर आपके 8 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 लोगों ने कोई गलत बात कर ली, आप 8 करोड़ लोगों को क्यों पनिश कर रहे हैं उस पर? जी। तो मेरे ख्याल से इस किस्म के जो है ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। कानून में जो है जो तरमीम ला रहे हैं उसमें ये तरमीम भी लाए कि रियासत या हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि आप एक पूरा प्लेटफॉर्म पूरे मुल्क के लिए बंद कर दें। हम चाइना तो नहीं बन सकते। देखिए चाइना में ना जमहूरियत है, ना इजहार राय की आज़ादी है, एक पार्टी का रूल है, उसके खिलाफ आप कुछ बोलते हैं आपको जेल में डाला जाता है। तो इस किस्म की चीजें पाकिस्तान में नहीं हो सकती। हमारी हिस्ट्री आप देख लें, हमारा आइन देख लें, और हमारी सियासी जो पूरे जवाबत है वो देख लें, लोगों को देख लें, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से कंट्रोल करने के जितने एफर्ट्स होंगे वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो फेल ही होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे इसके बारे में भी बता दें, रही जो सिटीज़न प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म रूल्स 2020 और गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को हटाना और ब्लॉक करना, इसका तरीका, निगरानी और हिफाजत, जो रूल्स 2020 में भी बताए गए थे, ताहम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 2020 में ये रूल्स बनाए गए जिसके खिलाफ हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, मीडिया ने आवाज़ उठाई मिल के, क्योंकि हमें मालूम था कि इन रूल्स के ज़रिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और लोगों की आवाज़ें बंद करने की कोशिश की जा रही है। और लकीली फिर जो है ये हुकूमत ने वापस ले लिया था। फिर 2023 में नए रूल्स आ गए, उस पर भी कोर्ट्स ने जो है कहा कि इन कोर्ट्स को वापस इन रूल्स को वापस लिया जाए, पार्लियामेंट इसको आइन की नज़र से देखें कि आइन में जो हुकूक हैं उनको महफूज रखा जाए। अभी हम देख रहे हैं कि नए कवानीन, नए रूल्स उसी किस्म के लाए जा रहे हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि मीडिया, सिविल सोसाइटी मिल के जो है अपने पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाएगी और जो कंट्रोल ज़्यादा करने की इख्तियारात हुकूमत को दिए जाने की कोशिश हो रही है उनको रोकेगी, ताकि जो है हम जमहूरियत और आवाज़ जो है उठाई जाए
और बिल्कुल थोड़े कंट्रोल्स होने चाहिए, क्राइम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन जो हुकूमत है उनका फोकस ये होना चाहिए कि जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, बजाय ये कि सिर्फ आप रियासत की प्रोटेक्शन करें। सिटीजन्स को जो है जो कुछ होता रहे उनके साथ होता रहे, उनके खिलाफ आप जो है एक्शन लेते रहें, तो लोग खामोश इस तरह नहीं रह पाए। उसामा साहब मुझे बताइएगा, जैसे सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, ऐसे और भी बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर बहुत से नए नए किस्म की जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे मैं चाइना की एग्जांपल दूंगी, वहाँ पर ये व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल किया जाता, वहाँ पर फेसबुक नहीं है, गूगल नहीं है, ठीक है, अपनी नई नई ऐप्स हैं। क्या ये चीज़ें हम भी अपने मुल्क में ला सकते हैं, ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह से कोई चीज़? इसका फ़ायदा नुकसान देखिए, बताइएगा। पूरा जो इंटरनेट जो बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि जो मुल्क में जो दुनिया में जो बॉर्डर्स हैं उनको सरपास कर सकें। तो पाकिस्तान बैठे नौजवान इंटरनेट के जरिए अमेरिका या बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया दीगर ममालिक में अपनी सर्विसेज को फरोग दे रहे हैं और कमाई कर रहे हैं घर बैठे। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट की जरूरत और फायदा ये है कि आपको जो है फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। कोविड में हमने देखा हम घर से काम कर रहे थे। बिल्कुल। जो सऊदी अरेबिया या चाइना जैसे ममालिक हैं वो इस तरह की एप्स इसलिए लाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग दुनिया में और ममालिक में लोगों के साथ राब्ते में रहें। और ये एक जमहूरियत भी नहीं है। जो चाइना है वहाँ कम्युनिस्ट सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है। जो सऊदी अरब है वहाँ तो बादशाहत है, उधर भी जमहूरी हुकूक नहीं है। पाकिस्तानी लोगों ने जो है बरतानिया से आज़ादी ली और इन सालों में हमने अपनी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है। तो इन आज़ादियों को जो है हम महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय ये कि हम ऐसी रियासतें जो डिक्टेटरशिप हो या जहाँ पे उसामा साहब लास्ट में रॉयल मैं फैमिली चाहूँगी कि आप ई कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए भी कुछ अपना वर्डिक्ट दें। बिल्कुल, देखिए ई कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए हमारे लिए ऐसे कवानीन होने चाहिए जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनेट सर्विसेज को। एक तो हम पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर करें, जो स्लो होते हैं या बंदिश हो जाती है उसका ई कॉमर्स पे और फ्रीलांसर्स पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट करने के लिए एक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है जिसमें इंटरनेट बंद ना हो, एप्लीकेशन बंद ना हो और जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो, ताकि हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आए। हमारे जो नौजवान लोग हैं जो आईटी में बहुत आगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके टाइम का, आपने बहुत डिटेल में हमें समझाया और जिस तरह से आपने बात की। मेरी तो दुआ है कि हम सिर्फ तरक्की की तरफ आगे रवा दवा हों, ना कि हम अपनी इन सोशल ऐप्स को बंद करके और हम अपने आप को जो है ना पीछे कर लें, बल्कि हमने आगे बढ़ना है। मगर साथ साथ मैं बोलूँगी कि ये जो दुनिया के साथ चलना है हमने, इसमें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली आप लोगों का भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है जो आप लोगों ने प्ले करना है, आम शहरी, और साथ साथ मीडिया को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। और जो सेंसरशिप है उसका ख़ुद हमें ख्याल करना पड़ेगा और हमें किसी की इज्जत पमाल नहीं करनी, हमें किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी के बारे में झूठी खबरें नहीं फैलानी। हमने अपने प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सलीके से इस्तेमाल करना, ये हमारी अपनी ख़ुद जिम्मेदारी है। ठीक है जी, एक ब्रेक है, मगर ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे मैं आपको बता दूं आज हमारे शो पे क्या क्या है। आज हम बात करेंगे मलेरिया के ऊपर, वो प्रोटेक्शंस आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम फर्स्ट एड कर सकते हैं, किस तरह से अपना ख्याल कर सकते हैं, स्पेशली मलेरिया से बच सकते हैं। मलेरिया होने क्यों से बच कैसे सकते हैं पहले तो उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ हमारे पास होंगी आज एक ज़बरदस्त डर्मेटोलॉजिस्ट जो हमें बताएंगी कि हमने अपने फेस के ऊपर एजिंग आने कैसे रोकना है, उसको किस तरह से हम अपनी एजिंग को बेहतर कर सकते हैं और अपनी लाफ लाइंस, रिंकल्स जो है उनको कैसे सॉफ्ट मोरल कर सकते हैं। तो एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे प्रोग्राम में एंटी एजिंग के ऊपर। जो हमारे चेहरे पे रिंकल्स, झुर्रियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत घबराहट होती है कि भाई हम जो है एजिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारी खूबसूरती ख़त्म हो रही है। ख़ास तौर पे औरतें बहुत परेशान हो जाती हैं। अच्छा, ये बात ऐसा नहीं है कि एजिंग आनी है, सबके ऊपर आनी है और एक वक्त सबको एजिंग वाले फेज से गुजरना है, मगर एजिंग कुछ लोगों के चेहरे पे बहुत जल्दी आ जाती है। कुछ लोगों को दुखों की वजह से, टेंशन्स की वजह से, परेशानियों की वजह से, ज़िम्मेदारियों की वजह से आ जाती है। कुछ लोगों की डाइट अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों का सन एक्सपोजर बहुत होता है, कुछ लोगों के ऊपर वर्कलोड बाहर बहुत ज़्यादा होता है। वर्किंग लेडीज़ होती हैं या भाई हमारे हजरात जो बाइकों पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उन सब के चेहरों पर बहुत जल्दी ना रिंकल्स
अपनी जगह बना लेते हैं। तो आज हमने जिनको बुलाया है, बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट है हमारे सेट पे, ऑलमोस्ट आती हैं बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा आपको गाइड करती हैं, मरियम मंजूर। तो आज हम डॉक्टर मरियम मंजूर से पूछेंगे कि हम इस एजिंग को अपने चेहरे पे किस तरह से रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़िज़ा, देखें आजकल लाइफ चाहे मेल हैं या फ़ीमेल दोनों के लिए बहुत टफ़ हो गई है। वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे घर में रहने वाले लोग हैं चाहे वर्किंग हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लाएं, जो कि आप इजीली एट होम कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसा कोई ख़र्चा नहीं करना। ठीक है, लाइक उसमें सबसे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपना जो वर्किंग आवर्स हैं या जो भी काम है उसको एक फ़िक्स करें कि इतने दिन तक इतने टाइम में आपने ये काम करना है। अपना एक स्केड्यूल बनाएं जिसमें आपके खाने की रूटीन हो, आपके सोने की हो, क्योंकि ये तो आप कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई भी आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक स्केड्यूल करें, अपने जो डे है उसको स्केड्यूल करें, उसमें आवर्स रखें कि इतने आवर्स काम करना है, इतने आवर्स की आपकी नींद है और इतने में खाने को देना है और इतनी कोई वॉक या एक्सरसाइज या जो भी आप वर्जिश घर में कर सकते हैं आप वो करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो स्ट्रेस भी डिवाइड होता है और थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपनी हाइड्रेशन को बेहतर करें। ठीक है, हाइड्रेशन बेहतर करें, 2 से 3 लीटर तक पानी पिएं। ठीक है, इसमें भी ऐसा कोई कॉस्ट नहीं आती। हम अपनी थोड़ी सी बैड हैबिट्स को, यानी कि हम चीनी को कम कर दें और पानी को ज़्यादा कर दें तो वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि थोड़ा सा हम डाइट में क्या कर सकते हैं। डाइट में हम ये कि हर लीफी वेजिटेबल्स हैं और सैलड्स आजकल तो, ठीक है, आप वो खीरा खाएँ, साथ में थोड़े से कैबेज जो है वो डाल लें। ठीक है, इसके अलावा बेरीज़ आ रही हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम फिर बात करें कि और फूड में आप क्या ले सकते हैं, तो जिसे लिवर कहते हैं, कलेजी जिसे कहा जाता है, सो 2 to 3 बाइट पर वीक भी वो काफ़ी होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो एजिंग है, रिंकल्स हैं, किस एज पर चेहरे पे नुमा होना शुरू हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, और किस एज में अगर हो जाए तो फ़िक्र करनी चाहिए कि दिस वाज नॉट द राइट टाइम? अच्छा देखिए, एजिंग तो 20 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बोथ जेंडर्स में, लेकिन फीमेल्स पे ज़्यादा जल्दी विजिबल होती है, मेल्स पे थोड़ा कम विजिबल होती है। ठीक है, सो अगर वो आपके अर्ली 30s में आना शुरू हो जाए, इट्स मीन कि प्री मैच्योर एजिंग की तरफ आप जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अगर हम 30 के हैं तो हमें फ़िक्र करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। हमने 30 से अपनी डाइट का ख्याल रखना है एजिंग के लिए, या उससे पहले से? नहीं, आप डाइट का ख्याल तो शुरू से रखें ना, अपने स्लीप पैटर्न्स बनाएं, अपनी हैबिट बनाएं, अपने डे को स्केड्यूल करें। उससे ये क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करनी पड़ेंगी और आपको एक फ़िक्स टाइम होगा जो आप अपने आप को भी देंगे, सेल्फ केयर जिसे कहते हैं। ठीक है, वो उसमें आ जाता है। ठीक है, कितने आवर्स का हमारा स्लीप टाइम जो है वो होना रिक्वायर्ड है? एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 आवर्स। अच्छा, और वो जो दिन वाला टाइम है उसको काउंट करके ये सिर्फ रात की आप बताएं? अगर आप कर सकते हैं दिन में, क्योंकि अक्सर लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होती कि वो दिन में सो सकें, तो एटलीस्ट रात में तो ये पूरा करना चाहिए। और दिन में आप कर सकते हैं तो जैसे है कि आप खाने के बाद दोपहर के 30 मिनट्स का नैप भी ले लें या सिर्फ रेस्ट ही कर लें तो वो भी काफ़ी होता है। अच्छा, यंग एज में अमूमन कहा जाता है कि जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं या कोई ऐसे फार्मूलाज हैं या कोई ऐसे सिरम्स हैं वो चेहरे पे नहीं लगाने चाहिए बिफोर एजिंग, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि हम सिर्फ जब एजिंग की तरफ जाएं तो एंटी एजिंग चीज़ें ऐसी क्रीम्स जो है वो इस्तेमाल करें और उससे पहले ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपने अपनी एजिंग को डिले करना है, बिकॉज एजिंग ने वो है, आपने जैसे कहा कि आना ही आना है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं, और वही हमारे सक्सेस होगी कि हम उसको अगर अर्ली स्टार्ट कर देंगे, उसमें वही सेल्फ केयर आ जाती है। और आप अपनी सेल्फ केयर करें। ठीक है, आप हाइलुरोनिक एसिड शुरू से लगा सकते हैं। ठीक है, आप वो कोई भी एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं। मेरी बेटी लगाती है, छोटी है, तो वो भी लगा रही होती है, और ये किसी भी टाइम लगा सकते हैं। आई नो दैट। हाँ, और सनब्लॉक से पहले, आफ्टर मॉइस्चराइजर, बिफोर मॉइस्चराइजर, और अगर सिर्फ ये भी लगा लिए तो इट्स अ कंप्लीट मॉइस्चराइजर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ हाइड्रेशन करता है। अगर हाइड्रेशन पूरी होगी तो रिंकल्स कम अपीयर होंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये उसको डिले ही कर रहा होता है, पानी का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और मुझे ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि ये जो एंटी एजिंग क्रीम्स है मार्केट में जो दस्तियाब होती हैं, क्या ये बहुत हैवी केमिकल्स वाली होती हैं या फिर बस नॉर्मल टू अप्लाई ऑन द स्किन एंड नो हार्म? मैम ये सजेस्ट करूँगी कि मेडिकेटेड क्रीम्स का इस्तेमाल करें, जैसे रेटिनोल है, रेटिनॉइड्स हैं। ठीक है, और ये बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हैं। लेकिन आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपने पी साइज़ लेना है, और हफ्ते में मैं सबको कहती हूँ कि एकदम से लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं रेडनेस या जलन की। ठीक है, आप हफ्ते में 2 दिन से इसका स्टार्ट शुरू करें। आपका क्रीम का नाम बताना चाहेंगे? मेडिकेटेड है तो बता दीजिए। स्किन ए के नाम से आती है, बहुत सस्ती। किस नाम से? स्किन ए के नाम से। स्किन ए के नाम से, और वो इसी फार्मूले की और बहुत सारी हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में। स्किन ए इज़ वेरी फेमस।
हाँ। लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, स्किन ए जो है इसके अंदर रेटिनॉइल है? रेटिनॉइड्स हैं इसमें। अच्छा, रेटिनॉइड्स है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बस इसमें तो सिंपल वही है ना, ठीक है, रेटिनॉइड्स ही है। तो आपने क्या करना है, पी साइज लेनी है और उससे पहले भी अगर आपको लगाने से पहले रेटिनॉइड लगाने से पहले आप मॉइस्चराइज कर लेंगे, चाहे हाइलुरोनिक एसिड से कर लें या सिंपल कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें, तो आपको कम इरिटेशन होती है और खींचने की वो जो आती है फीलिंग वो कम। और डॉक्टर साहब बिल्कुल जो स्टार्ट के लोग हैं मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा ऑल्टरनेट डेज अगर वो ले लें शुरू में, है ना? बिल्कुल, जैसे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, 2 नाइट्स लगाएं। अच्छा, बल्कि और कम, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। फिर इसको महीने के बाद जाके रेगुलर पे या 2 महीने और 30s में जाके आप इसको रेगुलर कर दें, इतने में स्किन भी यूज्ड हो जाती है और आपको भी पता चल जाता है कि आपने अपनी स्किन को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एकदम से ब्रेकआउट्स होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो स्किन की डेड स्किन है, जब ये हमारी ऊपर की लेयर निकलती है उसके बाद हमारी नई स्किन आती है, मोस्टली डॉक्टर्स यही कहते हैं, जितने स्किन एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं, जो हमारी स्किन की जो एक लेयर है जिसके ऊपर ये फाइन लाइंस, अजीब सी झुर्रियाँ या कुछ ऐसे ना जैसे डैमेज सी स्किन हो जाती है, जब वो स्किन उतरेगी तो एक नई स्किन निकलेगी। इसकी क्या मिथ है, इसके पीछे क्या है, ये ज़रा लॉजिक हमें समझाइएगा। अच्छा, और ये एजिंग के लिए किस तरह काम करती है? अच्छा, बेसिकली इसे एक्सफोलिएशन कहते हैं, ठीक है। आप चाहे क्लेंजिंग करके करें या रेटिनॉइड से इसके थ्रू करें या केमिकल पीलिंग है उसके ज़रिए भी हम करते हैं, माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए करते हैं। बेसिकली क्या होता है, इससे कोलेजन इंडक्शन करवानी होती है आपने। जब डेड स्किन निकलेगी तो नीचे से टाइट स्किन आएगी, तो वो आप यंगर लुकिंग। तो ये एक आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसने अपनी डेड स्किन को निकालना है? इसका कोई टाइम पीरियड है तो वो भी बता दीजिए, ताकि लोगों को पता हो कि भाई आज 3 महीने हो गए तो अब हमने अपनी डेड स्किन को निकलवाना है, हमने अपनी नई स्किन को लेकर आना है, ब्रीदेबल स्किन को। तो वो कैसे लोगों को पता चलेगा, या वो घर पे भी कुछ यूज़ कर सके, ऐसी भी टिप्स? अच्छा, ऐसे डायरेक्ट नहीं कि हम जा रहे हैं कोई प्रोसीजर कराने जैसे डेड स्किन खाली निकल जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि स्किन की रिप्लेसमेंट स्किन नीचे से ऊपर आती है ना, तो हेल्दी करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा। और अपनी डाइट को भी बेहतर करना पड़ेगा, स्लीप एंड हाइड्रेशन को भी देखना होगा। तो ये सब चीज़ें मिलकर इफेक्ट करती हैं कि आपकी स्किन जितनी जल्दी नीचे से टर्न ओवर करती है ऊपर आती है, ठीक है। और वो जो पील ऑफ वाला रूल है वो बता दीजिए। पील यही है कि वो सबसे इकोनॉमिकल आपको पड़ता है कि आप केमिकल पीलिंग करवा लें, और उसमें ये होता है कि आपकी स्किन की 1-2 डेड लेयर्स जो होती हैं वो उतर जाती हैं, लेकिन इस तरह उतरती हैं कि आपके जख्म ना बने या कोई स्किन खराब ना हो, और वो नेचुरली नीचे से साफ स्किन आपकी आ जाती है। क्या ये स्क्रब के जरिए भी पीलिंग की जा सकती है घर में? जो औरतें मोस्टली आपको पता है स्क्रब के साथ अपनी स्किन को, डेड स्किन को निकाल रही होती, तो क्या ये काम करती है? अच्छा, पहले फिजिकल स्क्रब जो है हम कहते थे जिसमें आपको वो जो थोड़ी सी सैंडी सी फीलिंग आती है, रिलैक्स सी आती है, यूज करते थे, ठीक है। अब नहीं, अब हम मना करते हैं, हम कहते हैं केमिकल एक्सफोलिएट करें, ठीक है। और नंबर 2 आप इसमें सिंपल रेटिनॉइड के जरिए भी कर सकते हैं, स्लो पीलिंग होती है। जो ए क्रीम है, जी, स्किन पी साइज वाली, ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं के ऊपर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग के ऊपर। हमारे पास मौजूद हैं मरियम मंजूर, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आपको समझा रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से आप अपना ख़ास ख्याल रखना है कि आप एजिंग की तरफ इतनी जल्दी रवा दवा ना हो जाए। अच्छा, मुझे बता रही थी आप कि कौन कौन सी डाइट में हमारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें हमारा कोलेजन जो है वो माइनस ना हो, चेहरे का और बॉडी का भी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हाथों से भी अगर कोलेजन चला जाए और आपके गाल से, आँख के एरिया से, तो फिर बुढ़ापा बहुत जल्दी आपको चेहरे पर नमूदार हो जाता है और रिंकल्स भी बहुत जल्दी जगह बना लेते हैं। तो हमें कोई ऐसी सब्जियां, ऐसे कोई फल बताएं जिनमें बहुत ज़्यादा कोलेजन पाया जाता हो। ठीक है। अच्छा फिज़ा, जैसे हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हम अपनी डाइट में एक तो डेली सैलड ऐड कर लें, ठीक है, दोपहर से पहले या 12 बजे के करीब, खीरा और साथ में कैबेज लें, और इसके अलावा आप कलर्ड वेजिटेबल्स जितनी भी डाल सकते हैं वो डाल लें, ठीक है। जैसे रेड बेल पेपर है और ग्रीन बेल पेपर और येलो, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है, ठीक है। तो इसकी एक स्मॉल अमाउंट लाइक 1 to 2 स्पून डाल लें, क्योंकि कड़वी भी होती है, इतनी खाई नहीं जाती, ठीक है। लेमन ऐड करें, शिमला मिर्च, बिल्कुल शिमला मिर्च, ठीक है। और साथ में आप इसमें जो है अपना 1-2 फ्रूट्स, जैसे आजकल बेरीज आ रही हैं, स्ट्रॉबेरी आ रही है, ठीक है, आप वो ऐड कर सकते हैं। शहतूत है, उसमें भी होता है। फिर इसके अलावा एवोकाडो है, वो थोड़ा महंगा होता है, हाँ जी, थोड़ा वो तो बहुत कम टाइम के लिए आता है, महीने के लिए होता है, बस इसी तरह है। लेकिन ये कि चलिए ये सस्ते सोर्सेज है ना जो आप बड़े आराम से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो कोई सी भी बेरीज जो आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आती हैं आप वो लें, और अपने जो सैलेड बाउल है उसमें डालें, और 12 बजे के करीब एज अ स्नैक आप उसको ले लें, ठीक है। और फिर खाने में रोटी कम करें, ठीक है, गंदम को कम करें, चीनी कम करें,
और जो है सैलेड में भी एडिड शुगर नहीं डालनी, आपने सिंपल उसको खाना है, ठीक है। अच्छा। और फिर जो फूड में आ जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो फूड में आप जैसे कलेजी है, ठीक है, सबसे अच्छा और सस्ता सोर्स है कि आप कोलेजन से ले सकते हैं। आप वीक में 2 से 3 पीसेस जो हैं वो आराम से खा सकते हैं, ठीक है। उसको आग में ऐसे सेक हाँ, के बिल्कुल, खाना आप जैसे है या फिर उसको हम पूरा मसाला बना के पका के खाएं? अच्छा नहीं, ये हमारा वही गलत कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज़्यादा पकाने से वो जो रबर टाइप हो जाती है उस तरह की नहीं करनी, आपने थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है। 10 से 15 मिनट में हार्डली ये पक जाती है, इससे ज़्यादा बल्कि ये भी शायद मैक्सिमम टाइम हो। तो मैं तो कलेजी 6 मिनट में पका लेती हूँ। हाँ, 6 to 8 मिनट्स वैसे पक जाती है, जी, तो आप बिल्कुल। उसमें आराम से उसके पकाएं। बाद तो वो पत्थर हो जाती है। वो कोई रबर और पत्थर टाइप नहीं बनाना, उससे पहले खा लेनी है, ठीक तो है। आपकी बॉडी को वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा। फिर इसके अलावा एक और सबसे अच्छी जो आसान एक टोटका है वो ये है कि बोन ब्रॉथ या जो हड्डियों का होता है, आप उसको 1 to 2 आवर्स से ज़्यादा बीफ पकाएं। या मटन? कोशिश करें बीफ या मटन, जो आप ले सकते हैं, सूट करता है आपको। कुछ लोग मना भी होता है। बस उसकी हड्डियों का मिक जो है, हाँ, वो जो है वो आप उसमें पानी में बॉईल करें, कोई एडिड सॉल्ट कोई चीज़ नहीं डालनी, और थोड़ा सा आप लेमन के ड्रॉप्स डाल के उसको पिएं। ठीक है जी। एक न्यूज़ कप, की ठीक है, ब्रेक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देख रहे हैं मॉर्निंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ डॉक्टर मरियम है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आपको बता रही हैं कि कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ आपने खानी है कि आप एजिंग की तरफ जो है वो रवा दवा ना हो, बल्कि आपकी स्किन जो है बहुत जवान, खूबसूरत और मासूम सी लगे। जी बताइए। अच्छा, हम जैसे बात कर रहे थे कि एक तो अपना डे स्केड्यूल करें, ठीक है, उसमें से शुगर को कट डाउन करें, चीनी कम से कम पिएं, एडिड कोई भी चीनी और नमक का इस्तेमाल कम करें, पानी आपने ज़्यादा पीना है, ठीक है। पानी आप 3 लीटर्स, या आप इस तरह से कर लें सिंपल कि 1 लीटर वाली बॉटल जो है वो दिन में 3 दफ़ा आपने ख़त्म करनी है। और जैसे मैं आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठ के 2 ग्लास पीती हूँ बिफोर ब्रेकफास्ट, और रात को सोने से पहले बिफोर बेड आपने 2 ग्लास पानी पीने हैं, तो 1 लीटर पानी आप बड़े आराम से पी सकते हैं। Exactly. और बाकी को आप किसी भी लस्सी की फॉर्म में, कच्ची लस्सी जैसे आजकल बनाते हैं, बस नमक ना डालें, चीनी ना डालें, ठीक है, कुछ भी मत डालें, और उसको सादा पी लें, तो वो गर्मी का भी तोड़ होता है और आपको फ़ायदा भी देती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके मिल्क शेक्स आ जाते हैं। आप किसी भी फ्रूट का, आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत आ रही हैं, और आप उसको चाहे आप दही योगर्ट में खाना चाहते हैं तो आप 2-3 योगर्ट में डाल लें, वरना अदरवाइज़ आप उसको मिल्क शेक बना के भी पी सकते हैं। आप इवनिंग टाइम ले लें, और आपका इससे एक तो स्टमक भी फुल हो जाता है, एसिडिटी के भी इश्यूज़ थोड़े से बेहतर होते हैं दही और दूध के इस्तेमाल से, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये जो बाज़ार में कोलेजन की कैप्सूल्स और ये जो कोलेजन के शॉट्स आ गए, जो लोग बहुत पीना शुरू हो गए, क्या ये कारआमद हैं या फिर ये सारा वेस्ट ऑफ मनी है? एक्चुअली अभी इतनी रिसर्च नहीं है, और कोलेजन जो है वो ऐसे बॉडी से इतना अब्जॉर्ब नहीं होता जो कि अवेलेबल है कैप्सूल फॉर्म्स में, तो आप नेचुरली भी हासिल कर सकते हैं। लाइक घर पे आप जो बोन वो ज़्यादा बेहतर है, वो एक तो बेहतर भी है और सस्ता भी है, ठीक है। उसमें सबसे ये है कि आप कोलेजन ब्रॉथ निकाल लें, लाइक के हड्डियों का जो है उसको 2-3 घंटे के लिए पानी डाल के छोड़ दें पकने के लिए, और जो निकले जो उसका निकलेगा बिल्कुल वो आप पी लें 1 कप, ठीक है, डेली एज अ मेडिसिन के तौर पर, ठीक है। तो आपको बहुत महंगा कोलेजन खाना नहीं पड़ेगा। और उसमें एक टिप ये है कि आप उसके अंदर थोड़े से लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, टू मेक इट एब्जॉर्बेबल, क्योंकि विदाउट विटामिन सी कोलेजन एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्या किसी सीड्स में भी कोलेजन हमें दस्तयाब हो सकता है? बिल्कुल, पंपकिन सीड्स एक बहुत अच्छा सोर्स है, और आजकल हमारे यहाँ बड़े आराम से मिल रहे हैं पंपकिन सीड्स, तो आप वो भी खा सकते हैं, कोलेजन सोर्स होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद नहीं खानी, 8 से 10 आप डेली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की। तो नाज़रीन, जिस तरह से अगर आपको कोई ऐसा है और एजिंग की तरफ आपकी स्किन जा रही है तो आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अगर आपको कोई ऐसे डॉक्टर से जाके मिलना है जो आपको लगता है कि आपकी स्किन इरिटेशन की तरफ है, कोई चीज़ की एलर्जी हो रही है, तो प्लीज़ आप जाके किसी अच्छे, जैसे डॉक्टर मरियम है, इस तरह के कोई अच्छे डॉक्टर्स को आप रेकमेंड कीजिए, मिलिए, उनसे कंसर्न कीजिए। मगर वैसे अगर घर पर अपना ख़ास ख्याल रखना है तो पानी उन्होंने कहा है, एक उन्होंने हड्डियों का जूस कहा है कोलेजन के लिए, तीसरा उन्होंने कहा है कि हमने सब्जियों का और एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह, उनका इस्तेमाल जो है अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा करना है, तो फिर हम एजिंग से जो है थोड़ा बच सकेंगे। तो अपना सब ख्याल रखिएगा। और एक आखिरी जो है टिप ज़रूर दूंगी, गुस्सा कम किया कीजिए। ये जो हमारे गुस्सा करते हैं ना, ये जो बल आते हैं ना, ये अगर पक्के हो गए ना तो फिर ये आपकी शक्ल पे नुमाया सारी ज़िंदगी के लिए रह जाएंगे। और अपने फेस एक्सप्रेशंस को ज़रा कम इस्तेमाल कीजिए। अभी ब्रेक में भी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, तो मैं भी एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, मुझे नहीं देने, मैं आज बिल्कुल इस तरह बात करूँगी। हम कल आपसे मुलाकात करेंगे, मैं एक्सप्रेशंस यूज़ किए बगैर आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं एजिंग की तरफ नहीं जाना चाहती। और जितना हम इस तरह से बात करने की आदी होंगे तो उसके बाद हमारी स्किन बेहतर होगी। और लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं एक रोबोट हूँ, और रोबोट जो है वो सारे काम करता है, बस एक्सप्रेशंस नहीं देता।
तो मैं एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं एंटी एजिंग की तरफ रवा दवा नहीं होना चाहती। मैं अपनी स्किन को जवान, खूबसूरत और उभरता हुआ प्यारा खूबसूरत दिखाना चाहती हूँ। कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।